हाय माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था और इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कुछ कंसेप्चुअल और फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस बेटा हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि सपोज दैट कि दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है which are separated by a distance small r। अगर r डिस्टेंस सेपरेटेड है और हम लोग कहें कि दोनों के बीच में अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों के बीच में अगर इस पॉइंट P पर कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और मान लेते हैं Q का जो पोजीशन है वो 1 पोजीशन पर है और 2 का जो पोजीशन है वो 2 पोजीशन पर है, 2 पोजीशंस पर है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 के कारण जो है P पर जो है, अब यहाँ पर जब भी हम लोग जो है सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना चाहते हैं तब हम लोग को क्या लेना होगा, यहाँ पर पॉइंट टेस्ट चार्ज लेना होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब भी लेना होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को +1 यूनिट का अगर हम लोग लें तो ये इसको रिपेल करेगा और दूसरा नंबर जो चार्ज है 2 पोजीशन पर जो चार्ज है वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा E2। अगर हम लोग कहें कि ये इस पोजीशन दोनों के बीच में अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि E नेट हम लोग कह सकते हैं बेटा E नेट इक्वल टू E1 प्लस E1 प्लस E2 कह सकते हैं। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि E1 और E2 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चूँकि दोनों का सोर्स चार्ज जो है इक्वल है। Q और Q क्या है, सोर्स चार्ज इक्वल है एंड बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर E नेट की जो वैल्यू हो जाएगी, E नेट की जो वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2 हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन हम लोग का निगेटिव हो जाएगा, तो नेट फील्ड हम लोग को कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर लिखना है किसी भी सोर्स चार्ज के कारण, तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि Q एक सोर्स चार्ज है और इसके कारण एट ए डिस्टेंस r पर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग यहाँ पर एक Q0 एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं विच इज़ वेरी स्मॉल इन अमाउंट, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना रहता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा और फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। और E की जो वैल्यू होती है बेटा वो F/Q होती है, F/Q होती है। और F की जब वैल्यू रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल Q Q0 और डिवाइडेड बाय दोनों का बीच का जो सेपरेशन है R² और डिवाइडेड बाय Q0। यहाँ पर Q0 हो जाएगा तो ये Q0 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा बेटा KQ। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ से कह सकते हैं KQ बाई R²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखने का प्रोसेस होता है और इसी ढंग से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं बेटा। चलो दूसरा नंबर ऑफ प्रॉब्लम अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर के वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज जो है गिवन है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है बेटा जिसका लेंथ अगर A है और इस वर्टिसेस को अगर हम लोग 1 कहें, इस वर्टिसेस को 2 कहें और इस वर्टिसेस को बेटा अगर हम लोग 3 कहते हैं और इस वर्टिसेस को अगर हम लोग 4 कहते हैं, और यहाँ पर हमको नेट इसके सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू द ऑल द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर हम लोग स्क्वायर के वर्टिसेस पर बेटा कहें कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल Q यहाँ भी है, कैपिटल Q यहाँ पर भी है, कैपिटल Q यहाँ पर भी है, कैपिटल Q यहाँ पर भी है। तो अगर हम लोग 1 के कारण यहाँ पर एक फील्ड देखें तो चूंकि यहाँ पर अगर हम लोग +1 यूनिट का फील्ड लेंगे तो 1 का जो डायरेक्शन हो जाएगा ये E1 हो जाएगा, और 2 के कारण देखें तो ये E2 हो जाएगा, और 3 के कारण बेटा देखें तो ये E3 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर रिपेल करेगा, 3 का यहाँ पर +Q है तो ये रिपेल करेगा और 4 वाला भी यहाँ पर रिपेल करेगा, E4 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि सोर्स चार्ज जो है सबका इक्वल है, सोर्स चार्ज क्या है, सबके कारण जो सोर्स चार्ज है वो इक्वल है, सब पर इक्वल चार्ज है। और किसी भी अगर एक चार्ज का सेंटर से सेपरेशन देखो तो यहाँ से सेपरेशन ये आर और ये आर सब इक्वल है। अगर ये आर कहें तो ये भी आर होगा। ऑल आर्स आर इक्वल, ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल। अगर चार्जेज आर इक्वल एंड द सोर्स चार्जेज आर इक्वल एंड द डिस्टेंस आर इक्वल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो E1 की मैग्नीट्यूड होगी वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बेटा, और ये दैट मस्ट बी इक्वल टू E3 एंड विच इज इक्वल टू E4। हम लोग कह सकते हैं ये E4 के बराबर होगा। तब हम लोग यहाँ से एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं कि इफ़ n इक्वल फैक्टर्स, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एक रूल हम लोग बना रहे हैं जो हम लोग मिनटों में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ n इक्वल फैक्टर्स, n इक्वल if n equal vectors are equal in magnitude। अब इक्वल वेक्टर का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 2 pi by n with the adjoining vectors, with the adjoining vectors, adjoining vectors, joining with the adjoining vectors, then E net at this point, at this point will be zero, will be zero। तो ये रूल हम लोगों को याद रखना होगा। कह रहे हैं कि अगर n इक्वल फैक्टर्स, जब इक्वल फैक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नॉट द डायरेक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन बेटा। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मेकिंग एन एंगल 2 pi by n with the adjoining vectors, then E net at this point will be zero। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि E1 हमारा, यहाँ से E1 और E2 और E3 और E4 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इस पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है। और कितने फैक्टर्स हैं, तो n फैक्टर है, देख सकते हो। E1 एक फैक्टर, E2 सेकेंड फैक्टर, E3 थर्ड फैक्टर और E4 फोर्थ फैक्टर, 4 फैक्टर है। और यहाँ पर चारों फैक्टर को अगर देखो तो चारों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम लोग यहाँ से दिखाएं कि अगर ये E1 है, ये E1 है और ये E2 है, ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर। और E3 की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये E3 है, और इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो E4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 वेक्टर है। अगर हम लोग इस फार्मूला से जाए 2 pi by n, तो 2 pi by n देख सकते हो कि 2 pi by n की वैल्यू क्या आ जाता है। तो 2 pi by n की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखते हैं। तो देखो 2 pi और n का वैल्यू कितने वेक्टर है, 1 2 3 4 वेक्टर है। तो 4 वेक्टर रखेंगे तो ये कितना आ जाता है, π/2। ये सारे एंगल्स जो है कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, π/2। ये भी π/2, ये भी π/2 और ये भी π/2। तो सारे वेक्टर्स जो है एक पॉइंट पर जो है π/2 एंगल्स बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर 0 है। इस रूल से मैंने जो यहाँ पर लिखवाया है बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, अगर हम लोग इस पॉइंट को O कहें तो E नेट हम लोग कह सकते हैं एट O, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा बेटा। चलो इसी कॉन्सेप्ट पर जो है, इसी थ्योरी पर जो है सो एक प्रॉब्लम और हम लोग लेते हैं बेटा, और उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है सो सेकंड में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड हम लोग कहें कि L है, जिसका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड L है, और इसके वर्टिसेस को अगर हम लोग 1 2 3 नाम दे दें, इसका वर्टिसेस को अगर हम लोग कहें ये 1 वर्टिसेस है, ये 2 वर्टिसेस है और ये 3 वर्टिसेस है। और तीनों वर्टिसेस पर अगर हम लोग कहें कि इक्वल चार्ज अगर दे दें, इक्वल चार्ज यहाँ पर भी +Q दे देते हैं और यहाँ पर भी +Q दे देते हैं,
और यहाँ पर भी प्लस क्यू दे देते हैं बेटा। अब इसके कहते हैं कि इसके सेंट्रॉइड पर कितना बड़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल दी चार्ज, मतलब 1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस सेंट्रॉइड पर अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग देख सकते हो कि 1 के कारण जो फील्ड होगा बेटा इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज लेना होगा टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर हम लोग E1 कह सकते हैं कि ये इस सेंस में होगा। यहाँ पर E1 को दिखा देते हैं, E1 का सेंस ये हो जाता है। अगर E2 की बात करो बेटा तो E2 का सेंस देख सकते हो कि E2 का सेंस ये हो जा रहा है, और E3 की बात करो तो E3 का सेंस यहाँ पर देखो E3 का सेंस ये हो जा रहा है, E3 का सेंस यहाँ पर ये हो जा रहा है। अब हम लोग देख सकते हैं कि E1, E2 और E3, ये जो E1 है, ये जो E2 है और ये जो E3 है, ये क्या है, ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चूँकि चार्जेस, सोर्स चार्ज हमारा इक्वल है और सेंट्रॉइड से सबकी वर्टिसेस की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ से ये डिस्टेंस बेटा, अगर इस डिस्टेंस को आर कहते हैं तो ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। तो चार्जेज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 और E2 इक्वल टू E3 और E3 इक्वल टू E3। तीन ही चार्ज, तीन ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और तीनों का इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बेटा E1 का मॉड और E2 का मॉड, ये जो वेक्टर है E1, E2 और E3 सब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। और हर एक की अगर वैल्यू देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस डिस्टेंस को अगर r कहें तो ये हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल K एंड 2Q बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सारे की वैल्यू यही आ जाएगी। अगर इस डिस्टेंस को अगर हम लोग r कहते हैं तो यही कह सकते हैं कि Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लोग फार्मूला लगाएं 2 पाई बाई n, n वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई n, तो साइड्स कितने वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं बेटा। तो 2 पाई बाई n देख लो, 2 पाई बाई n यहाँ से कहेंगे कि 2 पाई और n की जगह पर कितने 3 वेक्टर है, E1, E2 और E3, तो यहाँ से 3 डाल दो। तो यहाँ से देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना डालेंगे 180 और 3 की वैल्यू कितना डालेंगे 3 और 3, और ये आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब जनरली आप देख सकते हो कि ये तीनों का तीनों एंगल जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एंगल है बेटा ये भी 180 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और इस एंगल की अगर बात करें E1 और E2 के तो ये भी देख सकते हो कि ये भी एंगल कितना है 120 डिग्री है। यानी इसके और हमारे पास E2 और E1 के बीच में, और ये एंगल अगर आप देखो तो E2 और E3 के बीच में ये भी एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग मिनटों में हम लोग जो है सो सेकेंडों में बेटा कहो कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 0। तो ई नेट हम लोग कहें एट द सेंटर क्या कह सकते हैं, ई नेट हम लोग कह सकते हैं 0 कह सकते हैं। कहाँ पर, सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इसी टाइप का कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे जो है सो 0 कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो हम लोग उस रूल से, जो हमने एक रूल बनाया था, उस रूल से हम लोग कैसे 0 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिसमें बेटा 6 साइड्स है, तो अगर 6 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं और हर एक सरफेस को, इस पॉइंट को अगर हम लोग कहें 1, इस पॉइंट को कहें 2, इस पॉइंट को कहें 3, इस पॉइंट को कहें 4, इस पॉइंट को कहें 5 और इस पॉइंट को कहें 6 कहें। इस पॉइंट को बेटा हम लोग 6 कहते हैं और कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर बेटा निकालना है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि 1 के कारण जो फील्ड होगा, 1 के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा बेटा, तो हम लोग इसको E1 कह सकते हैं। और 2 के कारण जो फील्ड होगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 के कारण E2 हो जाएगा, और 3 के कारण देखो तो फील्ड यहाँ पर E3 हो जाएगा बेटा, और 4 के कारण देखो तो 4 के कारण जो फील्ड हो जाएगा ये E4 हो जाएगा। देख सकते हो ये 4 है जो इसको रिपेल कर देगा। सारे पर प्लस Q चार्जेज है, अगर प्लस Q चार्जेज हमने इक्वल चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट किया है वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, तो यहाँ पर अगर हमने पॉलीगन के वर्टिसेस पर जो है इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो E4 का डायरेक्शन है, और E5 का डायरेक्शन देखो तो ये हो जाता है, और E5 यहाँ पर हो जाता है बेटा,
और E6 की बात देखो तो E6 का डायरेक्शन ये हो जाता है, E6 यहाँ पर ये हो जाता है। अब कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ पर क्या है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि E1, E2 और E3, E4, E5 और E6 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड में हमारा इक्वल है, क्योंकि सब पे चार्जेज क्या है, इक्वल है, और डिस्टेंस ये जो है सबके लिए ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हम लोग इस फार्मूले से अगर आए तो 2π/n लिख सकते हैं। कितने वेक्टर हैं बेटा, तो देख सकते हो 6 वेक्टर हैं, तो n की जगह पर 6 डालो, 2 × 180/6 डालो और 6, और यहाँ से देख सकते हो कि ये 60 डिग्री आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। ऐसे भी अगर इस ट्रायंगल को आप देखो, अगर 0, 1, 2 को देखो, तो यहाँ से हम लोग एक ड्रॉ करें, तो यहाँ से देखो इसको 0 कर रहे हैं और इसको 1 करें बेटा और इसको 2 कर रहे हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है और ये हमारा भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री है बेटा, ये भी 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस रूल को फॉलो करता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कहाँ पर, सेंटर ऑफ द पॉलीगन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 0 हो जाएगा। ई नेट हम कह सकते हैं विल बी 0। चलो, यहाँ तो ये बात हो गई। अब हम लोग जो है सो कुछ डाइपोल के बारे में चर्चा करें कि डाइपोल क्या है। व्हाट इज डाइपोल? व्हाट इज डाइपोल? देखो, डाइपोल क्या है? डाइपोल जो है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ये जो है एक अरेंजमेंट है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, -q और +q दो चार्जेज का अरेंजमेंट है, जो दोनों पोल पर हमारा क्या होना चाहिए। अगर दोनों इंड पर -1 पर अगर निगेटिव चार्ज है तो उतना ही अमाउंट का चार्ज हमारे पॉजिटिव इंड पर, अलग इंड पर, पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। बोथ आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अगर इस r को अगर हम लोग कहें 2l कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि +q एंड -q के रिस्पेक्ट में ये जो 2l है वो दैट इज़ द वेरी स्मॉल। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, तो डाइपोल इज द कम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज विच आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं कि डाइपोल स्ट्रेंथ क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेटा क्या है, डाइपोल मोमेंट। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, तो इट इज़ द स्ट्रेंथ। ये क्या है, इट इज़ ए स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल। हाँ, ये स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल है। एक्चुअली इट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल, ए स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल। ये याद रखने वाली बात है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल है और इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है। एक चार्ज हम लोग इसका जो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो q लिखेंगे, I × 2l लिखेंगे। हाँ, q × 2l, और इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बेटा स्मॉल p = q × 2l, where 2l क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल है। ऑफ कोर्स द 2l इज द वेरी स्मॉल इन अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज। रिस्पेक्ट, चार्ज के रिस्पेक्ट में ये जो 2l है काफ़ी छोटा, ये चीज़ हम लोगों को रिमेंबर रखना होगा। अब इसके यूनिट के बारे में अगर आप देखो तो यूनिट के बारे में क्या कह सकते हो कि यूनिट हमारा q का यूनिट क्या है, कूलम। तो q का यूनिट हम लोग कह सकते हैं कूलम। हाँ, और l की यूनिट क्या कह सकते हैं, कूलम मीटर। तो इसका यूनिट हम लोग कह सकते हैं कूलम मीटर। हाँ,
तो ये जो है डाइपोल का डिफिनीशंस हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पर आते हैं बेटा। अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। तो हम लोग लिख रहे हैं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन है बेटा what is the net electric field intensity, net electric field intensity at any general point of dipole, at any general point of dipole, point of dipole। अब हम लोग जो है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं डाइपोल के कारण किसी भी एक जनरल पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अगर हम लोग यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ करें तो बेटा यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस बन पाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर इस इंड को हम लोग कह रहे हैं माइनस क्यू और यहाँ पर कह रहे हैं ये बेटा प्लस क्यू है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। अगर हम लोग कहें कि ये 2a है, ये हमारा 2a है, हाँ ये हमारा कितना है 2a है। और इसके कारण अगर हम लोग कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होता है किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये जनरल पॉइंट, अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर P कहते हैं तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कितना होगा बेटा। अब यहाँ से अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का तो सेंस हमारा ये हो जाता है -P टू +P। तो डाइपोल मोमेंट का अगर ये एंगल अगर हम लोग थीटा कहें, जो जनरल पॉइंट है P, वो जो है सो डाइपोल मोमेंट से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो P का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा लिख सकते हैं। और इस डायरेक्शन में अगर इसके परपेंडिकुलर बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में हम लोग जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट लिख सकते हैं, ये बेटा लिख सकते हैं P sin थीटा। तो इसको लिख सकते हैं P sin थीटा। P का अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट के अगर इस कंपोनेंट की बात करें, P cos थीटा की बात करें, तो आप देख सकते हो कि जो P cos थीटा है और P cos थीटा से हम लोग इस पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि ये P cos थीटा, ये P cos थीटा और इसके जनरल पॉइंट पर अगर हम लोग इसको और क्लियरली लिखें, यहाँ पर बेटा P cos थीटा है और इसके जनरल पॉइंट पर अगर हम लोग कहें r डिस्टेंस P पर, r डिस्टेंस पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो P cos थीटा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसका मतलब है कि जो निगेटिव चार्ज है इस एंड पर होगा और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर होगा। और यहाँ से हम लोग r डिस्टेंस पर, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। इस डिस्टेंस पर यहाँ से कहें कि यहाँ से ये r डिस्टेंस है बेटा, तो कह सकते हैं कि ये डाइपोल के लिए जो है, ये डाइपोल के लिए ये पॉइंट कौन सा हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल पॉइंट किसको कहते हैं कि एक्सियल पॉइंट बेटा उस पॉइंट को कहते हैं जब दो चार्ज हो और दोनों चार्ज एक पर -Q हो और एक पर +Q हो, और इसके कारण अगर हम लोग को इसी के दोनों चार्ज को मिलाते हुए जो लाइन जाता है और उसी लाइन के लॉन्ग अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इलेक्ट्रिक पॉइंट पर अगर हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, कहीं पर भी इस पॉइंट पर निकालें तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट कहेंगे। और उसको हम लोग कहेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंटेंसिटी है बेटा। अब हम लोग यहाँ पर अगर आप देखो तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो जो फार्मूला है E एक्सियल के लिए आप जानते हो कि E एक्सियल हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ई एक्सियल के लिए जो जनरल फार्मूला होता है 2kp और बाई आर क्यू होता है। अब यहाँ पर P के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, ये तो जनरल्स के लिए फार्मूला था। P के लिए डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा, तो P की जगह पर हम लोग P cos थीटा रख देंगे। तो यहाँ से ई एक्सियल हम लोग रख सकते हैं बेटा, क्या ई एक्सियल जो है हम लोग रख सकते हैं 2k और P के जगह पर P cos थीटा बाई आर क्यू रख सकते हैं। तो ये एक्सियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा आ गया। अगर हम लोग वही बात कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोग कहें E1 का सेंस ये हो जाता है, E1 का सेंस बेटा ये हो जाता है। अगर E2 की बात करें तो E2 की अगर आप देखो तो E2 का सेंस अगर आप देख सकते हो कि E2 का सेंस देखो ये है, ये वेक्टर, ये देखो ये हमारा P साइन थीटा। तो अब ये देखो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये P साइन थीटा का सेंस है, ये जो डाइपोल है ये P साइन थीटा, इसका डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग को r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा पोजीशन है, हमारा इक्वेटोरियल लाइन का पोजीशन है। तो इसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि इसका फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है और इसको हम लोग कहते हैं E2। और इसके लिए जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं, ई इक्वेटोरियल हम लोग जो लिखते हैं बेटा वो क्या लिखते हैं, ई इक्वेटोरियल बराबर क्या लिखते हैं हमारा KP और यहाँ से लिखते हैं KP बाई आर क्यू। और P की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, P की जगह पर तो हमारा डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा दिया हुआ है, तो P की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं KP साइन थीटा बाई आर क्यू लिख सकते हैं। तो दो रिजल्ट हम लोग को आ गया, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल। तो हम लोग देख सकते हैं कि P पॉइंट पर E1 का सेंस ये आ गया और E2 का सेंस ये आ गया, E1 और E2 का सेंस ये आ गया। अब ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसका जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट फैक्टर अगर हम लोग कहें तो ये ई नेट की अगर हम लोग बात करें तो ये ई नेट हो जाएगा। और ये एंगल हमारा अगर फाई बन रहा है तो फाई हम लोग निकाल सकते हैं, ई नेट निकाल सकते हैं बेटा। तो ई नेट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हो, तो ई नेट के लिए सिंपल सा बात है, तो ई नेट के लिए यहाँ से लिखोगे ई नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर आप ले लो तो दोनों का जब मैग्नीट्यूड लोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर अब प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। E1 स्क्वायर अब प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 का वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू तो एक्सियल पॉइंट है, ये देखो E1 एक्सियल पॉइंट, E1 के लिए ये निकाले थे और E2 के लिए बेटा ये निकाले थे। तो यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू डाल दो, तो E1 का स्क्वायर अगर डालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2kp cos थीटा आर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई नेट क्या लिख सकते हैं, ई नेट लिख सकते हैं रूट अंडर, और यहाँ से आप देखो तो क्या लिख सकते हो 2kp और यहाँ से cos थीटा आर डिवाइडेड आर क्यू का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, और E2 के लिए KP साइन थीटा बाई आर क्यू। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बेटा प्लस KP साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। अब ये लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आर क्यू बाहर चला जाएगा चूँकि स्क्वायर है, के भी बाहर चला जाएगा, पी भी आपका बाहर चला आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखो कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सिंपली बेटा कैलकुलेट करते हैं तो ई नेट हम लोग लिख सकते हैं के पी तो बाहर चला ही आएगा, के पी बाहर चला आता है, के पी बाहर चला आता है बेटा, और हमारा आर क्यूब भी बाहर चलाएगा जब स्क्वायर रूट करेंगे। और यहाँ से अब हम लोग को देखो तो क्या जाता है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ से आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता। अब यहाँ से देखो क्या आ जाता है, के पी बाई आर क्यू अगर कहें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस cos साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर, यह सिंपल टिग्नोमेट्री है बेटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं बेटा, देख सकते हो आप कि नेट जो हम लोगों का आ जाएगा वो आ जाता है के पी बाई आर क्यूब्ड, के पी बाई आर क्यू रूट अंडर और यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से +1 आ जाता है। तो दिस इज़ द जनरल रिजल्ट एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर हम लोग कहें, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं के पी बाई आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1। ये जनरल रिजल्ट हम लोगों को बेटा याद रखना है। अब हम लोग कहें कि ई नेट का डायरेक्शन क्या है, तो अगर ई नेट जो है फाई एंगल बना रहा है हाँ विथ E1, तो tan फाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan फाई अगर हम लोग देखो तो tan फाई अगर हम लोग कहें पैरेललोग्राम लॉ से लिख सकते हैं E2 बाई E1, तो tan फाई हम लोग यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं E2 बाई E1। तो tan फाई की अगर बात करो, डायरेक्शन अगर हम लोग कहें तो tan फाई लिख सकते हैं E2 बाई E1। देख सकते हो tan फाई ये हमारा E2 हो जाएगा और ये तो हमारा E1 है ही, तो E2 बाई E1 और E2 बाई E1, E2 की वैल्यू हमारा कितना है के पी साइन थीटा बाई आर क्यू और 2 के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हाफ tan थीटा। तो ये भी रिजल्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये डायरेक्शन को बेटा बता रहा है। अगर हम लोग इसी रिजल्ट से कहें कि हम लोग को डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, जो हमने लिख रहे हैं 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया जाए स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट, ये जो हम लोग बात बोल रहे हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको यहाँ से भी वो ड्राइव कर सकते हैं बेटा। कहें कि फाइंड कहेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अगर हम लोग को एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पर निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहने का बेटा अगर यहाँ पर -q चार्ज है और यहाँ पर +q चार्ज है और दोनों के बीच का अगर हम लोग कहें कि यहाँ से इस डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर ये एक्सियल पॉइंट पर p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग इस केस में कह सकते हैं कि जो थीटा है वो थीटा हमारा क्या है 0 है। तो जो हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे थे 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, तो कॉस थीटा को अगर आप यहाँ से देखो 2 के पी कॉस थीटा, ये तो एक्सियल पॉइंट के लिए लिख रहे थे और ये क्या इक्वेटोरियल पॉइंट, और जो जनरल रिजल्ट है अगर उसी बात पर अगर आप जाओ तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो थीटा का 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 2 के पी बाई आर क्यू आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए 2 के पी बाई आर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एक्सियल पॉइंट आ जाएगा बेटा। देख सकते हो सेम रिजल्ट आ रहा है। और यही अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोगों का इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होता है, वो पॉइंट होता है जो कोई भी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग उस पॉइंट को लेते हैं तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें, यहाँ पर दिखा रहे हैं बेटा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये डाइपोल है -q और एक +q का सेंस है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट पर, मान लिए इस पॉइंट पर अगर हम कहें कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये 1 पोजीशन पर है और ये 2 पोजीशन पर है तो E1 का सेंस हम लोग ये कहेंगे, और 2 के कारण यहाँ पर चूंकि ये निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट किया, E2 है तो ये रिपेल करेगा, तो ये सेंस हो जाएगा बेटा। और E2 हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंस हो जाता है, ई नेट का सेंस ये हो जाता है। और हम लोग डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट का सेंस क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट का सेंस है निगेटिव टू पॉजिटिव है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंस में है। तो डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बेटा क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। और इस केस में कहें अगर यहाँ से हम लोग को रिजल्ट ये आना चाहिए के पी
बाई आर क्यू आना चाहिए, ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए होता है और यही वैल्यू हमने वहाँ पर रख के इस रिजल्ट को डेराइव किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एंगल को अगर जनरल थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री है बेटा, और थीटा यहाँ 90 डिग्री रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाता है, तो ये टर्म रूट नंबर 1 हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा KP/RQ, यहाँ से भी आ जाता है KP/RQ। तो ये दैट इज़ द जनरल रिजल्ट थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइदर एट द एक्सियल पॉइंट और द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये रिजल्ट हम लोगों को ध्यान रखना है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अगर हम लोग आएँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग जो है सो हम लोग किसी भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लेते हैं कि बेटा हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर हमने एक डाइपोल को रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रख रहे हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख रहे हैं। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू रखने के कारण और ये जो एंगल है ये थीटा एंगल का बना रहा है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस केस में अगर आप देखो तो प्लस क्यू है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो एक डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग जाएगा F। अगर F1 का है तो इस डायरेक्शन में निगेटिव पर इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस ये है, तो इस डायरेक्शन में जो है सो एक फोर्स F2 लग जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि F1 और F2 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। F1 और F2 जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों पर चार्ज इक्वल है। हाँ, एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर निगेटिव है, तो डायरेक्शन तो उसकी क्या अपोजिट हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो दोनों पर फोर्सेस क्या लगेगा बेटा, इक्वल लगेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट लगेगा। तो नेट फोर्स अगर हम लोग बात करें कि एफ नेट अगर हम लोग बात करते हैं तो एफ नेट कह सकते हैं कि 0 है। लेकिन ये एफ नेट अगर हमारा 0 है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस क्या है, दे आर फॉर्मिंग द कपल। ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है, एक कपल का फॉर्म कर रहा है, जिसके कारण ये क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और उसी टॉर्क को निकालना हमारा यहाँ पर वर्क है कि वो टॉर्क कितना होगा। किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइपोल को रखने के कारण उस टॉर्क पर कितना बड़ा टॉर्क लगेगा बेटा। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो नेट फील्ड हम लोग यहाँ से जीरो कर सकते हैं, बट नेट टॉर्क नहीं यहाँ पर जीरो होगा। टॉर्क नेट हम लोगों को ज़ीरो नहीं होगा, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। टॉर्क नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलो अब हम लोग जो है सो टॉर्क के लिए लिखें, तो टॉर्क बेटा क्या होता है, ये होता है फोर्स, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, बिटवीन द कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, या बिटवीन द कपल ऑफ फोर्स और चार्ज। तो दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर अगर आप डिस्टेंस देखो तो बेटा यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस डिस्टेंस को अगर आप कहो कि 2L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के चार्ज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। देख सकते हो 2L sin थीटा है, तो यहाँ से फोर्स के लिए क्या लिखोगे, फोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई। तो यहाँ से लिख सकते हो Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कितना लिख सकते हो, 2L sin थीटा। तो 2L sin थीटा लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अगर इसको और थोड़ा अरेंज करो आप लोग इस रिजल्ट को, तो क्या लिख सकते हो 2LQ, और यहाँ से हो जाएगा E sin थीटा हो जाएगा। अब देखो बेटा 2LQ क्या है, 2LQ हमारा क्या है, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल है इनटू चार्ज, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो टॉर्क है, टॉर्क बराबर लिख सकते हैं बेटा क्या, PE sin थीटा, PE sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो टॉर्क बराबर लिख सकते हैं P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को दैट इज़ द जनरल रिजल्ट हो गया। ये हमारा टॉर्क का जनरल रिजल्ट डेरिवेशन में हम लोग डिराइव इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कहें कि टॉर्क जो है किस केस में 0 होगा, इन विच केस द टॉर्क विल बी 0 एंड इन विच केस द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये टॉर्क 0 होता है। तो थीटा अगर हम लोग 0 रखें,
हाँ, या थीटा अगर हम लोग 180 डिग्री रखें तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। उसका ओरिएंटेशन कहने का मतलब अगर हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें और यहाँ पर अगर हम लोग एक डाइपोल को दिखा दें, इस एंड पर पॉजिटिव और इस एंड पर निगेटिव, तो यहाँ पर थीटा 0 और इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क हमारा 0। और इस केस में अगर हम लोग सेकंड वाले केस की बात करें तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर अगर हम लोग एक डाइपोल को दिखा दें, इस एंड को पॉजिटिव और इस एंड को अगर हम लोग इस एंड को निगेटिव और इस एंड को पॉजिटिव कह सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं थीटा 180 डिग्री। और यहाँ भी कहेंगे कि जो डाइपोल है उस पर जो टॉर्क है वो 0 लग रहा है, तो ये हम लोग कहेंगे कि टॉर्क यहाँ पर 0 लग रहा है। अब हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है कि किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क तभी तो मैक्सिमम होगा जब थीटा कितना, थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो साइन थीटा अगर 1 रख लें, वेरिएबल तो ओनली थीटा है, तो साइन थीटा 1 रख लें तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, PE, यानी थीटा अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो अगर इस केस को अगर कहें कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन टॉर्क मैक्सिमम, व्हेन टॉर्क मैक्सिमम, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री होने पर टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो PE आ जाएगी। अगर इसके डायग्राम के थ्रू अगर आप देखो तो ये सिचुएशन कुछ आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर जो है सो +Q और यहाँ पर -Q, ये जो है डाइपोल हम लोग को दिखाई पड़ेगा, ये सिचुएशन हम लोग को दिखाई पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि टॉर्क को, अगर हम लोग ये टॉर्क हमारा, ये डाइपोल हमारा अगर ये इक्विलिब्रियम में है और इसको अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, इस पोजीशन में अगर हम लोग कहें कि ये -Q था बेटा और ये +Q है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये इसको यहाँ पर हमने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से +Q और ये -Q, तो यहाँ पर +Q और ये जो है थीटा, तो इस केस में जो है डाइपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पर अचीव करना चाहेगा ड्यू टू द रेस्टोरिंग टॉर्क, तो इस डायरेक्शन में जो लगेगा वो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझना है बेटा। चलो, तो ये तो टॉर्क की बात हो गई। अब टॉर्क पर कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। अब टॉर्क का अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो डाइपोल हम लोगों का पैरेलल दिया हुआ है बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पर P1 है और दूसरा डाइपोल जो है सो P2 है। ये जो डाइपोल को नाम हम लोग A दे रहे हैं, इस डाइपोल का नाम हम लोग B दे रहे हैं। तो अब हम लोग कहें कि B पर जो है और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर हम लोग कहें R है, हाँ, दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, R है। अब P1 का सेंस का इधर का क्या मतलब है, P1 के सेंस अगर इस डायरेक्शन में अगर बेटा हम लोग दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो माइनस, अगर हम लोग कहें कि Q1, यहाँ पर माइनस अगर Q1 चार्ज है तो यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज होगा, और यहाँ पर अगर कहें कि प्लस Q2 चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज है, तो यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज होगा बेटा। तभी तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द P2। हम लोग को क्या निकालना है, नेट टॉर्क एक्सपीरियंस, हम लोग को निकालना है टॉर्क नेट, हाँ, ये टॉर्क या टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय B, ये B जो है डाइपोल, उसके द्वारा जो है कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो यही निकालना है। इसके द्वारा, इस डाइपोल के द्वारा कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग इसको टॉ2 कहें बेटा, तो टॉ2 को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू 2 यानी B के कारण, यानी TB कह सकते हैं। टॉर्क ड्यू टू B अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो टॉर्क ड्यू टू B हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, P2, तो P2 तो लिख देंगे क्योंकि इसके कारण जो है सो टॉर्क एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग लिख दिया P2। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसको E1 कहेंगे। तो P1 के कारण जो है, A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर समझना होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें ये डाइपोल रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर कितना बड़ा टॉर्क लगेगा, तो P2 इंटू E1 कह सकते हैं बेटा, P2 इंटू E1 कह सकते हो, P2 इंटू E1। और यहाँ से अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लें
तो टॉर्क ड्यू टू बी हम लोग कह सकते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड लो लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2E1 और साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या है, P2 का सेंस अब अगर आप देख सकते हो तो P2 का सेंस बेटा ये है, P2 का सेंस ये है और E1 का सेंस हमारा ये है, E1 का सेंस यहाँ पर ये है। तो दोनों के बीच में जो एंगल दोनों एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री, और जब थीटा 180 डिग्री रखोगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं नेट टॉर्क जो एक्सपीरियंस किया जाएगा, हाँ, वो जीरो होगा बेटा। चलो, अगर दूसरे काइंड ऑफ प्रॉब्लम के कहें कि अगर एक डाइपोल जो है दूसरे डाइपोल के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो उस केस में जो है नेट टॉर्क कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा जो टॉर्क परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि बेटा ये टॉर्क एक डाइपोल है P1, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज है तो यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज है, और दूसरा जो है डाइपोल इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। अगर हम लोग इसके इस सेंस की बात करें तो इस सेंस में अगर हम लोग दिखा दें कि तो यहाँ पर अगर कहें कि यहाँ पर P2 रखा हुआ है बेटा, ये P2 रखा हुआ है। अब इसको कहें कि ये जो है, ये जो डाइपोल है इसको डाइपोल नंबर 1 कह देते हैं, इसको डाइपोल नंबर 1 और इसको डाइपोल नंबर 2 कह देते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब डाइपोल नंबर 1 और डाइपोल नंबर 2 के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है। मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है, r है। अब हम लोग को निकालना है कि ये जो डाइपोल जो 2 है ये कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, हाँ, कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू 1 के कारण जो है ये कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। या हम लोग कह सकते हो कि अगर हम लोग 1 के कारण भी निकाल सकते हो कि 1 कितना बड़ा जो है, ये जो P1 है या 1 जो डाइपोल है 2 के कारण कितना बड़ा डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बेटा। तो अगर हम लोग टॉ2 निकालना चाहते हैं तो टॉ2 बराबर क्या लिखोगे कि, तो यहाँ से क्या लिखोगे P2, और यहाँ से क्या लिखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये क्या लिखोगे E1, देख सकते हो ये 1 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पर हम लोग क्या लिख सकते हो, E1 लिख सकते हो। तो टॉ2 हम लोग यहाँ से लिख सकते हो, और टॉ2 और P1, तो देखो P2 और E1 के बीच का डिस्टेंस, E1 का जो बीच का जो डिस्टेंस है, E1 का तो सेंस यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो डाइपोल है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका वेक्टर का सेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुमको हमने बताया था कि ये माइनस Q है बेटा और ये प्लस Q है, और किसी भी पॉइंट अगर ये पॉइंट अगर हम लोग P कहते हैं और P पॉइंट पर अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डाइपोल मोमेंट के क्या लगता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगता है। तो जाहिर सा बात है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का सेंस हो जाएगा। तो देख सकते हो कि P2 और E1 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। P2 और E1 के बीच का एंगल देख सकते हो बेटा कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो P2 इंटू E1 हम लोग अगर मॉड कहें तो टॉ2 अगर हम लोग लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, P2 का मॉड और E1 का मॉड, हाँ, और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बेटा, और यहाँ से लिख सकते हैं P2 और E1। और E1 इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम लोग कहें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना लिख सकते हैं, KP बाई RQ लिख सकते हैं, और P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और P इसके लिए इसके कारण हो रहा है तो यहाँ पर P1 डाल दोगे। तो यहाँ से E1 की वैल्यू आप रख दो तो P2 लिख सकते हो, और यहाँ से K, यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ये पॉइंट, तो KP1 बाई क्या लिख सकते हो, RQ लिख सकते हो। तब यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा हमारा टॉ2 की अगर हम लोग बात करें तो टॉ2 हमारा कितना आ जाएगा बेटा, आप देख सकते हो कि यहाँ से आ जाएगा K, और यहाँ से आ जाएगा P1 P2 बाई RQ आ जाएगा, आप देख सकते हो R³ आ जाएगा। दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द 2 ड्यू टू 1 आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जो है सो टॉर्क निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस 2 के कारण 1 जो है P1 कितना बड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है बेटा, आप लोग इसको निकाल के मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर कमेंट करेंगे कि आप लोगों का क्या रिजल्ट बेटा आता है, और वहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे कि आप क्या, वहाँ पर सर्टेनली आई विल प्रॉमिस यू कि वहाँ पर हम रिप्लाई करेंगे कि P1 के द्वारा जो है
कितना बड़ा टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाएगा इस डाइपोल P2 के कारण। तो उसका रिजल्ट क्या आता है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और आप लोग वहाँ पर निकाल के हमारे कमेंट सेक्शन में रिजल्ट को कमेंट करेंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं बेटा। चलो, तो यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब हम लोग जो है सो हम लोग डाइपोल की ही बात करें कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसको हम लोग यूनिफॉर्म पोजीशन से क्या करते हैं, मतलब स्टेबल पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर दें, अगर इफ़ यू आर डिस्प्लेसिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या होगा कि वो अपने रेस्टोरिंग फोर्स के कारण या रेस्टोरिंग टॉर्क के कारण अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करना चाहेगा, ऑब्टेन करना चाहेगा, जिसके कारण वहाँ पर एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा हम लोगों को निकालना है। तो कहेंगे कि फाइंड द टाइम पीरियड। क्वेश्चन है बेटा यहाँ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल when it is displaced from its equilibrium position। चलो, अब यहाँ पर देखो कि बेटा अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया हुआ है और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक डाइपोल हम लोग दिखा रहे हैं कि एक डाइपोल जो है सो ये हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इसको हमने क्या किया कि डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करके यहाँ से हमने इसको इस पोजीशन में ले आए बेटा, और ये जो है सो पॉजिटिव एंड यहाँ आ गया और ये जो निगेटिव एंड यहाँ आ गया। अब इसको डिस्प्लेस किया इस पोजीशन पर, हाँ, थीटा एंगल से डिस्प्लेस करने के कारण, और डिस्प्लेस करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इसको अगेन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाना चाहेगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि रेस्टोरिंग टॉर्क लगता है, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा बेटा जो इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाना। तो सिचुएशन को आप समझो कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अगर हम लोग कहें E है, और यहाँ पर जब ये ओरिजिनल पोजीशन ये था डाइपोल का, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल पोजीशन में यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। तो ये ड्यू टू द रेस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, टर्न करके अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर रिटर्न होना चाहेगा। तो हम लोग को इसका मोशन को बताना है कि मोशन हमारा SHM है। अगर ये मोशन SHM है तो इसका क्या ऑसिलेटरी मोशन है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस पर देखो टॉर्क की अगर बात करो तो टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हो कि -PE sin थीटा। टॉर्क के लिए तो ये होता है, अब चूंकि रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है तो माइनस तो लगेगा ही। रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए क्या कह सकते हैं कि माइनस हम लोग लगा दिया, माइनस साइन इसलिए लगा दिया देखिए बिकॉज द रेस्टोरिंग टॉर्क इज एक्टिंग टू रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो माइनस लगा दिया। अब कहें कि अगर थीटा जो है दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल एंगल से अगर हमने इसको इक्विलिब्रियम से वेरी स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया है तो थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और इस केस में अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क बेटा कितना लिख सकते हैं, -PE थीटा लिख सकते हैं। और इस केस में साइन थीटा जो है ये इक्वल हो जाता है किसके, थीटा के इक्वल हो जाता है बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल। हाँ, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, थीटा यहाँ से P। और टॉर्क बराबर अगर हम लोग इस पॉइंट को कहें O कहें और इसके अबाउट अगर हम लोग कहें कि ये जो रॉड से अटैच्ड है ये जो डाइपोल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग कहें I कहें इस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग कहें कि इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, तो अगर I अगर हम लोग कहें MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, अगर हम लोग कहें कि I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट O, हाँ अबाउट O कह सकते हैं बेटा। अगर अबाउट O कह दें तो टॉर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं,
टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क हम लोग जो है सो अगर एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने पढ़ा है, टॉर्क बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, पी ई थीटा लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा, अल्फ़ा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से यहाँ से अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आई और एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकते हो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाता है d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है, और इक्वल टू माइनस पी ई थीटा आ जाता है। और यहाँ से अगर आप बात देखो तो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और ये आ जाता है हमारा कितना, माइनस पी ई बाई आई इंटू थीटा। अगर इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो बेटा, इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो ये इस इक्वेशन का इस टाइप का इक्वेशन है, d2x बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस तरह का जो भी इक्वेशन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के जो भी इक्वेशन आता है उसको कहते हैं कि हम लोग का इस तरह का किसी भी पार्टिकल का अगर इस तरह का इक्वेशन आता है तो मोशन को हम लोग क्या कहते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन है, और जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो इसको कंपेयर करोगे ओमेगा को इससे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो देख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर इसको कंपेयर करो तो यहाँ से ओमेगा और ये ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो पी ई बाई आई, पी ई बाई आई हो गया, और ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर पी ई बाई आई हो जाता है बेटा। और यहाँ से टाइम पीरियड की अगर बात करो तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ से 2 पाई और ओमेगा की बात करो तो आई बाई पी आई हो जाता है। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द आवर डाइपोल। ये हमारा टाइम पीरियड किसका हो गया, डाइपोल का हो गया। अगर डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। उस ऑसिलेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई आई बाई पी आई होगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करो कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, तो बेटा अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t, तो 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं 1/t की जगह पर आप देख सकते हो 1 लिख सकते हो, 2 पाई लिख सकते हो, और I बाई पी आई, तो पी आई तो ऊपर, पी ई तो ऊपर चला जाएगा, पी ई बाई आई हो जाएगा, देख सकते हो। दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अवर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप सो माय डियर स्टूडेंट, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से, प्रॉपर्ली ढंग से समझा होगा। एज सिंपल एज आई कैन, मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि आप लोग इसको एक नोट्स बनाएं, उसको नोट्स में आप प्रॉपर ढंग से लिखें, बिकॉज दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स who are preparing for the board and the upcoming examination of JEE Mains and the NEET। और वो एक चीज़ और मैं माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं टाइम टू टाइम जो है सो मैं रेगुलर अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि सो दैट कि नोटिफिकेशन, मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और मेरे लेक्चर्स को आप तक तुरंत पहुँच जाए। बिकॉज टाइम जो है सो डे बाई डे जो है सो आपके पास घटता जा रहा है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से। तो आप उसको जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी न्यू नोटिफिकेशन चैनल जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएंगे और आप जो है सो एग्जामिनेशंस में, अपने एग्जामिनेशंस में लीड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा। हम लोग फिर जो है न्यू लेक्चर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और न्यू फ्लेवर के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।